Hello everyone, welcome to Global Online. In this lecture we are going to see NTA UGC नेट पेपर 1 और इस लेक्चर में मैंने 50 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड जो MCQ है टीचिंग एप्टीट्यूड पर वो यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाले हैं, जिससे कि आपको आइडिया आ जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट से पूछे जाते हैं। ओके, हर एक जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिससे कि हर एक कंसेप्ट जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर वो यहाँ पर आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, माय लेक्चर विल बी अवेलेबल every day at 2, so do visit our channel every day at 2 and do watch my lecture to score more marks in the upcoming exam. लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो पेपर 1 होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ही स्कोरिंग होता है, और आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी सी हो जाए, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 2000 प्लस MCQ क्विक रिवीजन PDF, जिसमें आपको मिलते हैं करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने यहाँ पर ऐड किए हैं, जिसका सॉल्यूशन जो होता है वो हमने डिटेल में दिया है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर ऐड किए हैं, प्लस जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है वो भी हमने यहाँ पर ऐड किए हैं, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी सी हो जाए। अगर किसी ने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट भी नहीं की है पेपर 1 के लिए, तो भी ये जो PDF है वो बहुत ही हेल्प करेगा उस स्टूडेंट को पेपर 1 क्लियर करने के लिए। तो ये PDF लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें, और इसकी जो फीस है वो जस्ट 599 है। स्टूडेंट, हमने यहाँ पर जो गारंटेड क्वेश्चंस है वो यहाँ पर डाले हैं, तो आप इसे जल्दी से ज्वाइन करें। रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज अ, इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है रिफ्लेक्टिव टीचिंग के बारे में। रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है? फॉर दिस द फर्स्ट ऑप्शन इज साइक्लिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द लर्निंग, मतलब कि ये साइक्लिक प्रोसेस है थिंकिंग की अबाउट द लर्निंग। सेकेंड ऑप्शन इज लीनियर प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द टीचिंग। थर्ड ऑप्शन है साइक्लिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द टीचिंग, एंड लास्ट ऑप्शन इज linear process of thinking about the learning. So when we see the level of teaching, there are 3 level of teaching. First one is memory level, second one is understanding level, and the last one is the reflective level. Okay, memory level is a use for the small kids where they can't understand the things, where we are only giving the things to mug up. Okay, second one is understanding level. Here we are trying to understand the things. Okay, and the last one is reflective level. In reflective level we will memorize, understand, and we will reflect. Okay, it is a use for the higher level. So reflective teaching involve the examining one underlying belief about a teaching and a learning and a one's alignment with the actual classroom practice before, during, and after the course is taught. To make a teaching effective, instructor think critically about the teaching and look for the evidence of effective teaching. This is called a reflective teaching. That means the correct answer here will be option number 3. That is, reflective teaching is the cyclical process of thinking about the teaching. Based on the researchers' evidence, which of the following are the key behavior of the teaching? तो इस क्वेश्चन में आपको की बिहेवियर पूछा गया है टीचिंग के। For this the options given are providing clarity to learner about the lesson plan, क्लैरिटी प्रोवाइड करना लर्नर को अबाउट द लेसन प्लान। सेकेंड ऑप्शन इज वेरिंग द पोस्चर, गेस्चर एंड वॉल्यूम व्हेन नीडेड। ओके, मतलब कि जो पोस्चर होता है, जो वैल्यू होता है, वो चेंज करना व्हेन नीडेड। थर्ड ऑप्शन इज एनकरेजिंग द स्टूडेंट टू क्वेश्चन, स्टूडेंट्स को एनकरेज करना सो दैट दे कैन आस्क द क्वेश्चन। Fourth option is acknowledging the idea of the student, and the last option is ensure the higher success rate of the student. And for this they given you the code, and from this code you have to select the correct answer. To answer this question, first you should know the what are the key behaviors of the teaching. So when we see the key behavior of the effective teaching, then under which there is a lesson clarity will be coming, then is a instructional variety will be coming, then teacher task orientation is there, engagement in the learning process is there, student access rate is there, then is
helpful behavior of effective teaching, when we say this headline, there are under the using the student idea and a contribution is there, structuring is there, questioning is there, probing is there, and teacher uh, effect is there. अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ए, बी एंड ई. दैट इज प्रोवाइडिंग क्लैरिटी टू द लर्नर अबाउट द लेसन प्लान, varying posture, gesture and volume when needed, and ensure the higher success rate of the student. Now why these things are not coming, that is C and D, because it is coming under the helpful behavior of effective teaching and not under the key behavior of the effective teaching. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीचर शुड आइडेंटिफाई व्हाट एंड टीच अकॉर्डिंगली. जो टीचर जो होता है उसे आइडेंटिफाई करना है एंड अकॉर्डिंगली उसे टीच करना होगा. उसके लिए ऑप्शंस है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट. स्टूडेंट की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, whether he is rich or a poor. Second option is individual differences among the student. थर्ड ऑप्शन इज इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पेरेंट्स. पेरेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशन जाननी होगी. एंड लास्ट ऑप्शन इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग द पेरेंट्स. यहाँ पर आपको वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जानने की बात कर रहा है अमॉन्ग द पेरेंट्स. ओके, सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू नो द variables such as a physical characteristic, intelligence, perception, gender, ability, learning style, which are individual differences of the learner. मतलब कि एक learner की different qualities यहाँ पर teacher को जाननी होती है. And effective and productive learning teaching process can be planned by considering this individual differences of the student. If अगर एक teacher को मालूम है उस learner को क्या चाहिए, वो learner कैसा है, so accordingly she can plan how she are going to teach the students. Okay, that means जो correct answer होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, the teacher should identify the individual differences among the student and teach accordingly. What is the very important in the process of learning. यहाँ पर आपको पूछा गया है वो क्या है जो बहुत ही important है in the process of the learning. For this the options given are school atmosphere. School का atmosphere जो होता है वो बहुत important होता है in the process of learning. Second option is infrastructure. School का infrastructure कैसा है. Okay, it is important for the process of learning. Third option is prior knowledge is important in the process of learning. And the last option is teacher's personality. टीचर की पर्सनैलिटी कैसी है वो इम्पोर्टेंट होती है प्रोसेस ऑफ लर्निंग में. अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होगा वो होगा प्रीवियस नॉलेज. नाउ व्हाई प्रीवियस नॉलेज? द प्रायर नॉलेज इज द इंफॉर्मेशन एंड द एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट अ लर्नर ऑलरेडी has before they learn a new information. Okay, जो previous knowledge होता है वो student को help करना है किसी भी concept को better understand करने में. अगर मानो आपको कुछ concept मालूम ही नहीं है और मैं कुछ भी बकबक करती जा रही हूँ तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसकी previous knowledge आपको कुछ भी नहीं है. Okay, सो बिकॉज ऑफ दैट जो प्रीवियस नॉलेज होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेस ऑफ लर्निंग में. प्रायर नॉलेज as long considered a most important factor influencing the learning and a student's achievement. The amount and the quality of the prior knowledge positively influence both the knowledge acquisition and the capacity of apply the higher order cognitive problem solving the skills. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3. प्रायर नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ द लर्निंग. इस क्वेश्चन में आपको असर्शन एंड रीजन दिया गया है. तो असर्शन कहता है टू टीच द स्टूडेंट इफेक्टिवली इन द 21st सेंचुरी अ टीचर मस्ट ट्रेन हिमसेल्फ और सेल्फ टू यूज द डिजिटल टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड इन द टीचिंग. मतलब कि एक टीचर को 21st सेंचुरी में स्टूडेंट को इफेक्टिवली टीच करने के लिए अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा टू यूज द डिजिटल टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स इन द टीचिंग. और जो रीजन है वो कहता है स्मार्ट बोर्ड आर रिप्लेसिंग द चॉक बोर्ड एंड टैबलेट्स आर रिप्लेसिंग द टेक्स्ट बुक एंड 21st सेंचुरी टीचर्स नीड टू ओके विद दैट. मतलब कि यहाँ पर जो रीजन है वो कहता है जो स्मार्ट बोर्ड है उसने रिप्लेस किया है चॉक बोर्ड को जो पहले होते थे स्कूल में. जो टैबलेट्स है वो उसने रिप्लेस किया है टेक्स्ट बुक को. और इसीलिए जो 21st सेंचुरी की टीचर है नीड टू ओके विद दैट. ओके,
For this, the options given are both assertion and a reason are the correct and a reason is correct explanation of the assertion. Second one is both assertion and a reason are correct and a reason is not a correct explanation of assertion. Third is assertion is the correct and a reason is incorrect, and the last is reason is correct and a assertion is the correct. The teacher should be able to adapt to whatever comes their way. Being a teacher in today's world means that they have to adapt to ever-changing tools and changes that are being implemented in the school. Whatever changes are taking place, the teacher have to take as a challenge. Okay, the smartboard are replacing the chalkboard and the tablets are replacing the textbook, and 21st century teacher need to be okay with that. So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ द असर्शन एंड द रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. इफेक्टिव टीचर, यहाँ पर आपको इफेक्टिव टीचर के बारे में पूछा गया है. फॉर दिस द ऑप्शंस गिवन आर अलाउस द स्टूडेंट टू आस्क द क्वेश्चंस. Second option is complete syllabus within the time. Third option is provide a variety of learning experience, and the last option is explain everything to the absent student. When we say the allows the student to ask the question, मतलब कि जब वो सिखा रही है टीचर तब वो अलाउ करती है स्टूडेंट को, अगर उन्हें कुछ भी क्वेश्चंस आ रहा है उनके माइंड में तो स्टूडेंट वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सेकंड जो ऑप्शन है वो होता है कंप्लीट सिलेबस विद इन द टाइम, मतलब कि जो टीचर है, जो इफेक्टिव टीचर है, वो अपना जो सिलेबस होगा वो कंप्लीट करेगा विद इन द टाइम. देन इज प्रोवाइड द वैरायटी ऑफ अ लर्निंग एक्सपीरियंस. द लर्निंग एक्सपीरियंस रिफ्लेक्ट टू द एनी interaction, the course, program or other experience in which the learning take place. When the learner is exposed to a multiple learning experience, the learning improves. So the effective teacher will be a person who provide a variety of a learning experience. Okay, मतलब कि यहाँ पर जो टीचर होता है वो learning experience provide करता है स्टूडेंट्स को. उसके बाद है एक्सप्लेन एवरीथिंग टू द एब्सेंट स्टूडेंट. अगर मानो कोई स्टूडेंट एब्सेंट है क्लास में तो जो टीचर है वो उसे एक्सप्लेन करेगा जो भी उसने पढ़ाया है प्रीवियस लेक्चर्स में. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3. इफेक्टिव टीचर प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ अ लर्निंग एक्सपीरियंस. If your student have a problems related to the learning your subject, then the best solution is, अगर मानो किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है रिलेटेड टू द लर्निंग ऑफ योर सब्जेक्ट, देन उसके लिए जो बेस्ट सोल्यूशन होगा वो होगा इंक्रीजिंग होमवर्क. जो होमवर्क दे रही है टीचर उसे इंक्रीज करना. नहीं, ये करेक्ट नहीं होगा, बिकॉज होमवर्क इंक्रीज करने से वह कंफ्यूजन और भी बढ़ेगा. ओके, वो अपनी आप से वो होमवर्क नहीं करेगा और उसका इंटरेस्ट जो है आपके सब्जेक्ट में वो भी नहीं रहेगा. सेकेंड जो ऑप्शन है वो है सुपरवाइज स्टडी. यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि सुपरवाइज करना जो भी स्टडी वो स्टूडेंट कर रहा है उसे. उसके बाद है डायग्नोस्टिक टीचिंग. अगर आप देखेंगे डायग्नोस्टिक टीचिंग, ये जो है वो प्रोसेस है ऑफ डिस्कवरिंग द इंडिविजुअल स्टूडेंट एबिलिटी, द नीड्स एंड द ऑब्जेक्टिव एंड प्रिस्क्राइबिंग द requisite learning assessment. Diagnostic teaching refer to the process that enable the student to detect, understand and correct the misconception in their work. Okay, and the last option is frequent assessment, मतलब कि असेसमेंट करना उसके स्टडी का. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3. इफ योर स्टूडेंट हैव अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द लर्निंग योर सब्जेक्ट देन द बेस्ट सॉल्यूशन इज डायग्नोस्टिक टीचिंग. एकेडमिक लर्निंग टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन. जो एकेडमिक लर्निंग टाइम होता है वो डिपेंड नहीं होता है. एंड द ऑप्शंस गिवन आर टाइप्स ऑफ कंटेंट, जो कंटेंट का टाइप है उस पर. सेकेंड इज डिफिकल्टी लेवल ऑफ द कंटेंट, जो डिफिकल्टी लेवल है, हाउ मच द डिफिकल्ट कंटेंट इज. ओके, थर्ड ऑप्शन इज टीचिंग एड यूज, जो भी टीचिंग एड हम यूज कर रहे हैं स्टूडेंट को सिखाने में. थर्ड ऑप्शन इज इंटेलिजेंस ऑफ पीयर. And the last option is educational ideology of the principal of the institution. For this question they given you the code, and from this code you have to select the correct one. So here if we see that intelligence of the peer and the educational ideology of the principal of the institution will not affect the academic learning time, but the types of the content, the difficulty level of the content and the teaching it might affect the time of academic learning.
सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 डी एंड ई, दैट इज इंटेलिजेंस ऑफ अ peer एंड एजुकेशनल आइडियोलॉजी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशन। द सिलेक्शन ऑफ अ टीचिंग एड डिपेंड लार्जली ऑन, जो टीचिंग एड हम यूज करते हैं क्लास में वो लार्जली डिपेंड होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द एज ऑफ द स्टूडेंट, सेकेंड ऑप्शन इज इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, थर्ड ऑप्शन इज age and the motivation of the student, and the last option is educational level and the age of the student। जब भी हम टीचिंग एड यूज करते हैं तब हम इंटरेस्ट नहीं देखते स्टूडेंट्स का। अगर मानो स्टूडेंट को इंटरेस्ट नहीं है तो हम टीचिंग एड यूज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ओके लेकिन यहाँ पर जो एज होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर मानो आप छोटे बच्चों को टीचिंग एड दिखा रहे हो तो जो टीचिंग एड होता है वो अकॉर्डिंग टू द एज होना चाहिए। अगर आप कुछ हाई फाई लेके आओगे तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो टीचिंग एड है वो रिलेटेड टू द कार्टून्स ऐसा होना चाहिए, सो दैट द स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड इन बेटर वे। सो यहाँ पर जो एजुकेशनल लेवल एंड एज ऑफ अ स्टूडेंट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी हम टीचिंग एड सेलेक्ट करते हैं। ओके सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, द सिलेक्शन ऑफ अ टीचिंग एड डिपेंड्स लार्जली ऑन एजुकेशनल लेवल एंड एज ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग दिए गए हैं, जहाँ पर आपको मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल दिया गया है लेवल्स ऑफ टीचिंग में। एंड अंडर डिस्क्रिप्शन यू हैव गिवन द जनरेशन इज अ मेड ऑन द बेसिस ऑफ अ रिलेशनशिप अमॉन्ग द फैक्ट, सेकेंड इज द टीचर प्रेजेंट द स्टडी मटेरियल इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर, एंड द लास्ट वन इज एम्फासिस इज अ laid on identifying the problem, defining it and finding the solution to it। और इसके लिए आपको यहाँ पर कोड दिए गए हैं जिसमें से आपको करेक्ट कोड जो है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज मेमोरी लेवल विल बी द टीचर प्रेजेंट द स्टडी मटेरियल इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर। यहाँ पर जो टीचर है वो स्टडी मटेरियल को सिक्वेंशियल ऑर्डर में प्रेजेंट करेगा। ओके क्योंकि यहाँ पर जो मेमोरी लेवल है वो छोटे बच्चों के लिए यूज किया जाता है, यहाँ पर बच्चे सिर्फ मेमोराइज करते हैं। सेकेंड जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल, अ generalization is made on the basis of a relationship among the fact। ओके यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर जो बच्चे जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, मेमोराइज भी करते हैं और साथ ही अंडरस्टैंड भी करते हैं। और उसके बाद जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके मैम फर्स्ट यहाँ पर बच्चे मेमोराइज करेंगे, उसके बाद अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करेंगे। द एम्फासिस इज लीड ऑन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, डिफाइनिंग इट एंड फाइंडिंग द सॉल्यूशन टू इट। यहाँ पर जो बच्चे जो है वो खुद से उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे। ओके इम्पोर्टेंट पर्पस ऑफ गाइडेंस ऑफ स्टूडेंट इज टू, जो इम्पोर्टेंट पर्पस होता है स्टूडेंट को गाइडेंस करने का वो क्या होता है। For this, the options given are help them to understand their own shortcoming, students को help करना so that they can understand their own shortcoming। Second option is help them to change their faulty behavior, the students can change their faulty behavior after the guidance। Third option is make them capable of helping themselves, and last option is direct them about the right path। Okay, so making a student capable helping themselves is a more important here। If they are able to understand and help themselves, they will automatically choose a right, okay, and will change their faulty behavior and understand their own shortcoming। So the main purpose of the guidance will be here the capable of helping themselves। So here the correct answer जो होगा वो होगा option number 3। The important purpose of a guidance of a student is to make them capable of helping themselves। The next question here is the education would be meaningful when it is what type of centric, मतलब कि जो education है वो meaningful होगा when it is। For this the options given are curriculum centric, curriculum center, the classroom focus specially on the teaching the curriculum। यहाँ पर जो टीचर है वो यहाँ पर जो सिलेबस है वो कंप्लीट कैसे होगा उस पर ध्यान देगा। ओके द करिकुलम दैट मस्ट बी कवर थ्रू आउट अ ईयर टेक अ प्रेसिडेंस। सेकेंड जो ऑप्शन है वो है सोसाइटी सेंट्रिक, सो हियर इट इज कंसर्न विथ वन ओन सोशल ग्रुप। थर्ड जो ऑप्शन है वो है स्टूडेंट सेंट्रिक,
Okay, the term student centered learning refer to a wide variety of the educational program, learning experience, instructional approach and academic support strategy that are intended to address the distinct learning needs, interests or a culture background of the individual student and a group of the student. And the last option here is teacher centric. टीचर सेंट्रिक मतलब कि जो टीचर होता है उसका यहाँ पर मेन रोल होता है. ओके, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3. एजुकेशनल कुड बी मीनिंगफुल व्हेन इट इज अ स्टूडेंट सेंट्रिक. मतलब कि जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर मेन रोल प्ले करेगा. Which option best describe the factor affecting the teaching related to the learner? मतलब कि इस क्वेश्चन में आपको कुछ फैक्टर्स दिए हैं जो कि बेस्ट डिस्क्राइब करता है affecting the teaching related to the learner. इसके लिए जो फर्स्ट है वो है एज एंड द मैच्योरिटी ऑफ द लर्नर. मतलब कि जो स्टूडेंट की वो एज क्या है और उसकी मैच्योरिटी जो लर्नर की होती है वो क्या है. सेकेंड ऑप्शन है अटेंशन एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर. थर्ड ऑप्शन है नॉलेज अबाउट द टीचिंग मेथड ऑफ द लर्नर. एंड लास्ट ऑप्शन है प्रीवियस लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर. ओके, उसके लिए आपको यहाँ पर कोड दिए गए हैं और उसमें से आपको करेक्ट जो कोड है वो सिलेक्ट करना है. यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए. दैट इज एज एंड द मैच्योरिटी ऑफ द लर्नर विल बी इंक्लूडेड हियर. Attention and the interest of the learner will be included and previous learning experience of the learner will also be included. Knowledge about the teaching method is the area of knowledge of the teacher. So the learner may or may not have the knowledge of the same. Okay? हर बार ऐसा नहीं होगा कि स्टूडेंट को उसके बारे में नॉलेज होगा ही होगा, बट जो टीचर होता है उसको वो नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो ये जो फैक्टर है वो यहाँ पर अफेक्ट नहीं करेगा. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द टीचर इन द क्लास वांट टू चूज सच अ स्टाइल ऑफ अ टीचिंग विच रिजल्ट इन द लर्नर्स optimal participation and a teacher also not losing the control over his the class, and which among the following could be a most suitable. So here in this question they ask you that जो टीचर होता है उसे ऐसा स्टाइल चूज करना चाहिए टीचिंग में जिससे कि वो स्टूडेंट को भी पार्टिसिपेट कर ले और जो टीचर है वो खुद का भी कंट्रोल लूज ना कर ले. इसके लिए जो सुइटेबल जो मेथड होगा वो कौन सा होगा, इसके लिए आपको ऑप्शंस दिए हैं. लर्नर सेंटर, सेकेंड ऑप्शन इज स्टूडेंट सेंटर, थर्ड ऑप्शन इज ब्लेंडेड स्टाइल एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दिस. The teacher center will ensure the control of the teacher over the class, okay? And the learner center will ensure that the opinion of the student are taken care of and they are required the autonomy. And the balance between both will lead to using the blended style of given the circumstances. So here when we are talking about a blended style को hybrid style भी कहा जाता है. Follow as integrated approach to the teaching that blends the teacher's personality and interest with the student needs and a curriculum appropriate method. So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ब्लेंडेड स्टाइल. उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक विच विल फैसिलिटेट द टीचिंग लर्निंग सिस्टम टू बिकम अ इफेक्टिव. ओके, यहाँ पर आपको कुछ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं जो कि आपको आइडेंटिफाई करने हैं विच विल फैसिलिटेट द टीचिंग लर्निंग सिस्टम टू बिकम द इफेक्टिव. इसके लिए जो फर्स्ट जो है वो है एटीट्यूड ऑफ द लर्नर, सेकेंड वन इज लर्नर प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, थर्ड इज desired level of ability and motivation, fourth is learner's religion and social affiliation, and fifth one is learner's food habit and adjustment. और उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, कोड दिए गए हैं और उसमें से आपको जो करेक्ट कोड है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है. Through the elimination we know that the religion's affiliation could not have such an effect on the effectiveness of the teaching learning. Okay, हम कभी भी जब भी हम teaching learning system देखते हैं हम learner religious एंड सोशल एफिलिएशन नहीं देखते हैं और ऑल्सो जो फूड हैबिट होता है एंड एडजस्टमेंट वो भी हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करते हैं. ओके, द फूड हैबिट आर समथिंग विच आर टोटली
word of a context of the process of a teaching learning. The other option will be considered here. Okay, मतलब कि जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी. 1, 2 and 3 will be considered here. That is attitude of the learner, then is learner prior knowledge and the experience will be considered, and a desired level of ability and motivation will be considered here, and both thus will be not included here. Okay. उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर बिलो कंप्राइजेस द क्लासरूम एनवायरनमेंट. मतलब कि इसमें से कौन सा ऐसे फैक्टर है जो कि कंप्राइज करते हैं क्लासरूम एनवायरनमेंट को. जहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं फिजिकल फैक्टर, देन इज सोशल फैक्टर्स, थर्ड वन इज कल्चरल फैक्टर एंड द लास्ट वन इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. और आपको यहाँ पर कोड भी दिए गए हैं, उसमें से आपको करेक्ट जो कोड है वो सिलेक्ट करना है. जब भी हम क्लासरूम एनवायरनमेंट की बात करेंगे, द क्लासरूम एनवायरनमेंट इज अ कंप्राइजेस ऑफ बोथ physical and a social factor. The physical factor will include the infrastructure, building, libraries, laboratories, the teaching aid, cleanliness and so on. और जब भी हम social factor की बात करेंगे, it will include a relationship that all the critical factor have with each other, such as a relationship between the teacher and the management, student and the teacher. Okay. तो यहाँ पर जो कल्चरल फैक्टर है और साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो यहाँ पर नहीं आएगा. मतलब कि फिजिकल फैक्टर एंड सोशल फैक्टर विल बी कंसिडर हियर. दैट मीन्स द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बोथ 1 and 2. Which of the following codes below depict the basic requirement of the teaching? उसके लिए ऑप्शंस है suitable environment, second is teacher student relationship, third is students creativity and the last one is professionalism of the teacher. और इसके लिए भी आपको यहाँ पर कोड दिए गए हैं, उसमें से आपको जो करेक्ट कोड है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है. A learning environment is a educational setting and how it look and feel and can be a positive or a negative. A teacher can impact a learning environment in many ways, including the physical, psychological, and instructional setting. Suitable environment just not included the physical setting, but other characteristics are also as a social relationship, etc. Okay. Then is professional teachers strive to interact effectively with one another. Teacher focus on the professionalism, are also concerned with the school communities and how they can work with the colleagues and to create an environment that maximum learning and booster achievement. Involving a positive student-teacher relationship is the basic factor of a quality education and a student learning. When the teacher have a positive relationship with the student, they improve the classroom and the environment, okay, which result in more motivation. So यहाँ पर जो correct answer होगा वो होगा option number B, that is 1, 2 and 4. Okay, suitable environment, then is teacher student relationship will be included here and professionalism of the teacher will also be included here, but the student creativity will be not included here. Next question is which of the following below is not an adolescent and adult learner characteristic in the context of the teaching. इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है इसमें से कौन से adolescent and adult learner के characteristic नहीं है in the context of the teaching. For this first option is academic. Academic characteristic of a learner include the educational type, educational level and knowledge. In a young adolescent and the intellectual level is not at the visible and physical level, but it is just intense. They are eager to learn and favor active over a passive learning experience. Next जो option है वो है social. The adolescent social development is also described as establishing a sense identity, a role or a purpose. Risk taking is a normal. They seek a social acceptance to the group norm and a good relation with the peers. Third जो option है वो है cognitive. Cognition is the process involving the thought process and rational. The brain develop and accept the changes and begin to think logically. The teacher are supposed to provide that learning environment that ensure the brain development of the child. And the last one is arrogant.
the way person think and feel about himself and the other. The inwards thought is a key emotional development. Adolescents get easily offended, sensitive to the criticism and shift mood swiftly. So यहाँ पर जो correct answer होगा वो होगा option number D, that is arrogant. Here in this question, the assertion and the reason is given. The assertion is a learner characteristic different can be found by closely monitoring the overall personality of the learner. उसके लिए जो reason है वो है, so the first task of every teacher in the class should be to know and study the individual differences among his pupils. For this, they given you the code, and from this code you have to select the correct one. The first is both A and R are true and R is correct explanation of the A. Second one is both A and R are true but R is not a correct explanation of the A. Third is A is correct but R is incorrect, and the last is A is incorrect but R is correct. The individual differences are found in all the psychological characteristics, the physical mental ability, knowledge, habit, personality and a character trait. Okay, the individual differences in the bodily appearance, in the physics, the habit and the skill, interact, the ability and the attainment have already been recognized. So the answer here will be option number A, that is both A and R are true and R is correct explanation of the A. Teacher generally asks the questions to his pupils during the lecture. Why? यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, जो टीचर होता है वो जनरली क्लास में क्वेश्चंस पूछता है स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग द लेक्चर. क्यों? फॉर दिस द ऑप्शंस गिवन आर स्टूडेंट्स लिसनिंग द लेक्चर अटेंटिवली. सेकेंड ऑप्शन इज टू नो विच स्टूडेंट इज ब्रिलियंट वन. थर्ड ऑप्शन इज to know whether the students are understanding the lecture or not, and the last one is to help the students. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3. To know the whether the student are understanding the lecture or not, this will be the most important reason here. Okay, जब भी टीचर क्वेश्चन पूछेगा उसे पता चल जाएगा जो सामने बैठा है स्टूडेंट वो उसके लेक्चर को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है. Okay, so the answer will be option number C. So here is the question, which of the following is not applicable to the internal assessment? So यहाँ पर आपको पूछा गया है इसमें से कौन सा एक है जो इंटरनल असेसमेंट को एप्लीकेबल नहीं है. तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको इंटरनल असेसमेंट क्या है ये जानना यहाँ पर बहुत ही जरूरी है. So internal assessment is the process in which the teacher and the institution judge the student performance on the basis of their performance. Okay, जो टीचर होगा जो इंस्टीट्यूशन होगा वो जज करेगा स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पर. And also this process does not involve any outside person for the assessment. And the achievement test is the test of the development of skill and knowledge. The most common type of achievement test is the standardized test developed to measure the skill, knowledge learned in the given grade level, usually through the plain instruction. Okay. So यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ टीचिंग एंड इवैल्यूएशन. सेकंड ऑप्शन है टेस्टिंग ऑफ अ स्किल एंड एबिलिटीज. थर्ड ऑप्शन है पीरियोडिक एंड कंटिन्यूअस टेस्टिंग. एंड लास्ट ऑप्शन है यूज ऑफ ओनली अचीवमेंट टेस्ट. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज यूज ऑफ ओनली अचीवमेंट टेस्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज which of the following type of evaluation assess the learning process to provide a continuous feedback to both teacher and the student during the instruction. मतलब कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है इसमें से कौन सा एक इवेल्यूएशन टाइप है जो कि कंटिन्यूअस फीडबैक देने के लिए यूज किया जाता है टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन. उसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है प्लेसमेंट इवेल्यूएशन. Here the placement evaluation is a design to place the right person in the right place. Okay, and it ensures the entry performance of the student. The future success of the instructional process depend upon the success of placement evaluation. Second जो option है वो है formative evaluation. Formative evaluation ये डिजाइन किया है and used to improve the object, especially when it is still being developed.
Formative evaluation improve the product quality through the ongoing process of gathering a data, making the revision and then gathering the data about the revision. उसके बाद है diagnostic evaluation. Diagnostic evaluation means to diagnose or to discover the student difficulty while learning and assess the problem accurately. A diagnostic test is performed to disclose the weakness and the strength of themselves. The evaluation help the student to knowing the personality and their weak point. ये जो है वो weakness जो होते हैं student के अंदर और जो उनके strength होते हैं वो evaluate करता है. और जो last option है वो है summative. Summative assessment does not test the student on what they have not thought. Summative assessment align that learning tool and the objective of the course. The summative assessment certifies the student competence in the specific matter and it is a use on one clearly identified purpose. यहाँ पर जो correct answer होगा वो होगा option number B, that is formative evaluation. Diagnostic evaluation ascertains. यहाँ पर आपको फिर से डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के बारे में पूछा गया है और उसके लिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन. सेकेंड ऑप्शन है लर्निंग प्रोसेस एंड फेलियर ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन. थर्ड ऑप्शन है डिग्री ऑफ द अचीवमेंट ऑफ अ इंस्ट्रक्शन एट द एंड. एंड लास्ट ऑप्शन है कॉजेस एंड रेमेडीज ऑफ द persistent learning problem during the instruction. जो diagnostic evaluation है उसका मतलब होता है is to discover the student difficulties. मतलब कि जो student की difficulties है learning में वो discover करना and assess the problem accurately. The diagnostic test is a performed to disclose the weakness और जो भी strength है student के उसे disclose करना and this evaluation help the student to knowing the personality and the weak point. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, द कॉजेस एंड द रेमेडी ऑफ पर्सिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन. द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज ऐसे टाइप टेस्ट आर नॉट रिलायबल बिकॉज. यहाँ पर आपको कहा गया है जो ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं वो रिलायबल नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ. फॉर दिस ऑप्शंस गिवन आर, फर्स्ट ऑप्शन इज देयर आंसर्स आर डिफरेंट. जो आंसर्स होते हैं ऐसे टाइप में हर एक स्टूडेंट के वो डिफरेंट होते हैं इसलिए वो रिलायबल नहीं होता है. सेकेंड ऑप्शन है देयर रिजल्ट आर डिफरेंट. जो भी रिजल्ट होता है असेसमेंट टाइप टेस्ट में वो डिफरेंट होता है हर एक स्टूडेंट का और इसलिए वो रिलायबल नहीं होता है. थर्ड ऑप्शन है देयर चेकिंग इज अफेक्टेड बाय द एग्जामिनर मूड. और जो लास्ट ऑप्शन है वो है देयर रिस्पॉन्डिंग स्टाइल आर द डिफरेंट. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको हर एक जो आंसर है वो करेक्ट ही दिखेगा क्योंकि जो हर एक जो बच्चे का जो आंसर होगा वो ऑब्वियसली डिफरेंट ही होगा. जो रिजल्ट होगा वो भी डिफरेंट होगा और जो रिस्पॉन्डिंग स्टाइल होगी वो भी डिफरेंट ही होगी क्योंकि हर एक बच्चा अपने हिसाब से सोचेगा और उसी तरह से वो लिखेगा ऐसे टाइप जो टेस्ट होता है वो. लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर आप देखेंगे तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, that checking is affected by the examiner mood. Yes, obviously अगर मानो एक टीचर जो है वो जो कि मार्क्स दे रहा है अगर उसका मूड ठीक है तो वो अच्छे मार्क्स देगा लेकिन अगर उसका मूड अगर ठीक नहीं है तो वो अच्छे मार्क्स नहीं देगा. अगेन ये डिपेंड भी करेगा कि वो स्टूडेंट कैसा है, उसी हिसाब से वो टीचर जो होता है वो मार्क्स देता है ज्यादातर केसेस में. ओके, सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. The next question here is the teacher intended to find out the learning difficulty of the student. Which of the following test can be used? ये जो question है वो 2019 में आया था. ओके और उसके लिए जो options दिए गए हैं वो है summative test, summative test और summative evaluation. ये जो है वो एंड ऑफ द प्रोग्राम एक्टिविटी में कंडक्ट किया जाता है और उसका जो मेन फोकस होता है वो बेस्ड ऑन होता है आउटकम के ऊपर. उसके बाद है फॉर्मेटिव टेस्ट. Formative assessment is a type of the assessment that take place in the middle of the unit of the work and it is usually compared to the summative assessment which take place at the end of a learning experience. उसके बाद है performance test. Performance assessment is used to evaluate the actual performance of doing a certain task to increase the knowledge and the learning. And many of the academic institutions use the performance-based assessment to examine and evaluate the skill of their student and to know their strength and the weakness in a different task. And the last option is diagnostic test.
Diagnostic evaluation means to discover the difficulties while learning and assess the problem of the student accurately. The diagnostic test is performed to disclose the weakness and the strength of the student. So इस evaluation से एक student को help मिलती है to know the personality and the weak point. Okay? और इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और उसमें से आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट इज द करेक्ट आंसर हियर. द बेस्ट मेथड ऑफ चेकिंग द स्टूडेंट होमवर्क इज, इसमें से आपको चूज करना है जो भी बेस्ट मेथड है टू चेक द स्टूडेंट होमवर्क. उसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है टू असाइन इट इज टू इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास. मतलब कि जो होमवर्क दिया गया है वो चेक करने के लिए एक बच्चे को असाइन करना जो भी टॉपर है, जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसे. सेकेंड ऑप्शन है टू चेक द आंसर इन द क्लास इन द ग्रुप मैनर, मतलब कि जो होमवर्क दिया गया है वो ग्रुप में चेक करना. थर्ड ऑप्शन है टू चेक देम विद द हेल्प ऑफ स्पेसिमेन आंसर. एंड लास्ट ऑप्शन है टू चेक बाय द टीचर हिमसेल्फ इन द रेगुलर वे. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अगर मानो टीचर ने किसी इंटेलिजेंट बच्चे को कहा कि वो अदर बच्चों का जो होमवर्क है वो करेक्ट कर ले, लेकिन अगर मानो वो बच्चा जो है वो बाकी का दोस्त है तो वो एक्यूरेट आंसर नहीं देगा. ओके, क्योंकि वो टीचर को कह देगा कि हाँ अदर बच्चे ने होमवर्क कर लिया है. सो ये करेक्ट नहीं होगा. अगर टीचर खुद से वो होमवर्क करेक्ट कर ले रेगुलर वे से तो सारे जो बच्चे हैं वो अपना होमवर्क खुद से करेंगे. The next question here is the failure of a teacher to communicate his ideas well to the student may result in. ये जो क्वेश्चन था वो 2002 में आया था यूजीसी नेट में. तो उसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है क्लासरूम इनडिसिप्लिन. सेकेंड ऑप्शन इज लॉस्ट ऑफ द स्टूडेंट इंटरेस्ट इन द टॉपिक बीइंग थॉट. थर्ड ऑप्शन इज increased number of absentees in the class, and the last option is all of the above. अगर मानो एक टीचर जो है वो फेल हो गया टू कम्युनिकेट हिज आइडिया और हर आइडिया वेल टू द स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो है क्लास में इनडिसिप्लिन ऑब्वियसली बढ़ेगा. यहाँ पर जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट है जो भी वो टीचर सिखा रही है उसमें भी उनका इंटरेस्ट नहीं रहेगा. और जो एब्सेंटीज है स्टूडेंट की, एब्सेंट रहना भी बढ़ जाएगा स्टूडेंट का. मतलब कि जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव विल बी द करेक्ट. The next question here is summative evaluation is a use for which of the following purpose. मतलब कि जो summative evaluation है वो किसके लिए यूज किया जाता है. तो फर्स्ट ऑप्शन है टू मॉनिटर द स्टूडेंट प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस. मतलब कि स्टूडेंट का जो प्रोग्रेस है वो मॉनिटराइज करना ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस. सेकेंड ऑप्शन इज प्राइमरीली टू क्लैरिफाई एंड ग्रेड द स्टूडेंट. थर्ड ऑप्शन इज टू फाइंड आउट द स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड अ वर्क हैबिट. मतलब कि जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट है और अ वर्क हैबिट है उसको फाइंड आउट करना. एंड द लास्ट ऑप्शन इज टू असाइन द स्टूडेंट टू अ स्पेसिफिक लर्निंग ग्रुप. A summative evaluation is one of the tasks placed at the end of the evaluation cycle, and it is a type of evaluation that judges the worth of the task by the end of the program activity. And the main focus of the summative evaluation is based on the outcome. Okay? इसका मतलब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर बी. Summative evaluation is a use for primarily to clarify or grade the student. Next question है which type of evaluation is carried out at the end of the course of the study. मतलब कि इसमें से कौन सा एक evaluation है जो कि किया जाता है at the end of the course of the study. उसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है summative. Summative evaluation is a task take place at the end of the evaluation cycle, and it is a type of evaluation that judges the worth of the task by the end of a program activity. और उसका जो मेन जो फोकस होता है वो बेस्ड ऑन दी आउटकम होता है, स्टूडेंट के आउटकम के ऊपर होता है. ओके, सेकेंड जो ऑप्शन है वो है असेसमेंट. इन education, the term assessment refer to the wide variety of the method or a tool that educator use to evaluate, to measure and document the academic readiness, the learning process, the skill acquisition or a educational need of the student. Third option is formative. Formative assessment is a type of the assessment that take place in the middle of the unit of the work, and it is usually compared to summative assessment
which take place at the end of the learning experience. And the last option is both A and the B. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1. समेटिव असेसमेंट जो होता है वो कैरिड आउट किया जाता है एट द एंड ऑफ द कोर्स ऑफ द स्टडी. The next question here is by which of the following method the true evaluation of a student is the possible. मतलब कि इसमें से कौन सा एक मेथड है जिससे true evaluation जो होता है स्टूडेंट का वो पॉसिबल है. उसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है evaluation at the end of the course. मतलब कि असेसमेंट करना, इवेल्युएट करना at the end of the course. सेकेंड ऑप्शन है evaluation twice in the year. मतलब कि स्टूडेंट का असेस करना, इवेल्युएट करना ईयर में 2 बार. थर्ड ऑप्शन है कंटिन्यूअस इवेल्यूशन. मतलब कि स्टूडेंट को कंटिन्यूअसली इवेल्युएट करना, कंटिन्यूअसली उनको असेस करना. एंड द लास्ट ऑप्शन इज फॉर्मेटिव इवेल्युएशन. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कंटिन्यूअस इवेल्युएशन थ्रू वैल्यूएशन जो होता है स्टूडेंट का वो पॉसिबल है. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो उसमें आपको दिया गया है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. मतलब कि आपको ऑब्जेक्टिव पूछा गया है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का. और ये जो क्वेश्चन है वो 2019 में आया था एग्जाम में. और उसके लिए जो फर्स्ट जो ऑप्शंस दिया गया है वो है टू प्रमोट द स्टूडेंट टू द नेक्स्ट क्लास. सेकेंड ऑप्शन है टू एनहेंस द स्टूडेंट्स लर्निंग. थर्ड ऑप्शन है टू एनहेंस द कोऑपरेशन इन द क्लास. एंड लास्ट ऑप्शन है टू अंडरस्टैंड द लर्निंग डिफिकल्टीज. और इसके लिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें से आपको करेक्ट जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है. पहले तो जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है वो यूज की जाती है लर्निंग प्रोसेस में. और उसका जो मेन इंटेंशन होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का इज टू प्रेजेंट द मेजर टू बोथ द स्टूडेंट एंड द इंस्ट्रक्टर एंड टू फाइंड आउट where they stay in the courses of the study. And with this measure, the instructor will be able to adjust and make a few variations so that the studies aren't affected. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी. मतलब कि टू एनहेंस द स्टूडेंट लर्निंग विल बी द करेक्ट हियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज अ मीन फॉर. मतलब कि यहाँ पर आपको स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम के बारे में पूछा गया है और ये क्वेश्चन 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया था. और इसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है एड्रेसिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस. सेकेंड ऑप्शन है रिड्यूसिंग द टीचर ओरिएंटेड लेक्चर्स. थर्ड ऑप्शन है रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज. एंड लास्ट ऑप्शन है एंगेजिंग द एंटायर क्लास. और इसके लिए आपको नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से आपको करेक्ट जो ऑप्शन है वो चूज करना है. A student-centered classroom is a one which allow the freedom of choice to the student. जो यहाँ पर स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पर मेन रोल प्ले करते हैं. The teacher can allow them to use their discretion about what project they wish to work on. For that matter, you can also permit them to choose their bench and the company of their classmate. Okay? यहाँ पर जो स्टूडेंट को फुल फ्रीडम दिया जाता है by the teacher. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए. मतलब कि स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज अ मीन फॉर एड्रेसिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग टीचिंग एड्स कैन बी यूज्ड बाय द टीचर इन द क्लासरूम एज अ लाइव इंटरेक्टिव डिवाइसेस. ये क्वेश्चन 2019 में आया था जहां पर आपको पूछा गया था जो टीचर होता है वो क्लासरूम में टीचिंग एड यूज करता है एज अ लाइव इंटरेक्टिव डिवाइसेस. इसमें से ये कौन कौन से टीचिंग एड होंगे. और इसके लिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं ईमेल, देन इज स्काइप, देन इज ऑनलाइन चैट, देन इज टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, देन इज फेसबुक एंड द लास्ट ऑप्शन इज ब्लॉग. ओके. और इसके लिए आपको नीचे कोड दिए गए हैं उसमें से आपको जो करेक्ट कोड है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है. जो टीचिंग एड होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं और अ डिवाइस used by the teacher to enhance the classroom interaction. There could be a audio-visual teaching aid such as a videos and a guest lecture. And in today's era, the traditional classroom teaching is a shift to the online teaching. Because आपने देखा ही होगा जो कोरोना का फेज था तब हम ऑनलाइन टीचिंग पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे जब हम ऑफलाइन क्लासेस को नहीं जा पा रहे थे. राइट. So therefore the digital tool are used as the teaching aid.
यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बी, सी एंड डी विल बी इंक्लूडेड हियर, दैट इज स्काइप, दैट इज ऑनलाइन चैट एंड टेलीकॉन्फ्रेंसिंग विल बी इंक्लूडेड हियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग। और ये जो क्वेश्चन है वो 2018 में आया था, जहां पर आपको नेचर एंड द ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछा गया था टीचिंग के, और इसके लिए आपको ऑप्शंस दिए गए थे, जहां पर फर्स्ट जो ऑप्शन था वो था टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटरनली रिलेटेड, सेकेंड वन इज देयर इज नो डिफरेंसेस बिटवीन द टीचिंग एंड द ट्रेनिंग, थर्ड इज concern of all the teaching is to ensure some kind of a transformation in the students, then is all the good teaching is a formal in the nature, then is a teacher is senior person, and the last is teaching is a social act whereas the learning is a personal act। और इसके लिए आपको नीचे कोड भी दिए गए हैं जिसमें से आपको जो करेक्ट कोड है वो सिलेक्ट करना था। जो टीचिंग जो होता है वो सोशल एक्ट होता है, while जो लर्निंग जो होता है वो पर्सनल एक्ट होता है। नाउ ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द टीचिंग रिफर टू द आइडिया दैट नॉलेज इज डिराइव फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन द जो इंडिविजुअल होता है एंड उसका जो एनवायरमेंट होता है उससे, बट जो लर्निंग होता है वो पर्सनल एक्ट होता है थ्रू बाय द स्टूडेंट लर्न इंडिविजुअली। ओके, so the learning is the personal act. Teaching implies the learning, whereas the learning does not imply the teaching. Teaching involves the imparting knowledge, whereas the learning involves the acquiring knowledge. And the teaching is a process of imparting the knowledge and the instruction. And learning is the acquisition of a knowledge, behavior, skill, values. And teaching is a interaction. Okay, whereas the learning is the active engagement in the subject domain. Teachers shift from the traditional teaching method to the and a strategic focus on the communicative interaction and a cooperative learning. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि ए, सी एंड एफ विल बी इंक्लूडेड अंडर द नेचर एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग। मतलब कि टीचिंग एंड लर्निंग इज अ इंटरनली रिलेटेड। ये जो टीचिंग और जो लर्निंग होता है वो इंटरनली रिलेटेड होता है। इट कंसर्न ऑफ ऑल द टीचिंग इज टू एंश्योर द सम काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्टूडेंट। जो टीचर पढ़ाता है उसका कंसर्न होता है कि वो कुछ तो बदलाव लाए स्टूडेंट के अंदर। और टीचिंग इज अ सोशल एक्ट whereas द लर्निंग इज द पर्सनल एक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो है विच सेट ऑफ अ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक मे बी कंसिडर द हेल्पफुल इन डिजाइनिंग द इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम। और ये जो क्वेश्चन है वो इन ईयर 2016 में पूछा गया था, जहां पर आपको लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा गया था जो कि कंसिडर किए जाते हैं हेल्पफुल इन डिजाइनिंग द इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम में। जहां पर आपको ऑप्शंस दिए गए थे उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन था वो था prior experience of the learner in respect of the subject. Second option is interpersonal relationship of the learner, family, friends. Third option is ability of the learner in respect of the subject. Then is student language background. Then is interest of the student in the following prescribed dress code. And last one is motivational orientation of the students. और इस क्वेश्चन के लिए आपको कुछ कोड दिए गए थे जिसमें से आपको जो करेक्ट कोड है वो सिलेक्ट करना था। जब हम देखेंगे लर्नर कैरेक्टरिस्टिक जो कि हेल्प करता है विद द इफेक्टिव टीचिंग, वो है फर्स्ट वन इज द लेवल ऑफ इंटरेस्ट एंड द इन द लर्निंग विद द न्यू कंसेप्ट। सेकेंड होता है अटेंशन स्पेन एंड द रेट ऑफ द रिटेंशन ऑफ द लर्नर। देन विल बी लर्निंग स्टाइल एंड द लर्निंग स्ट्रेटजीज ऑफ द लर्नर। उसके बाद है इंडिविजुअल मेंटल कैपेसिटी एंड स्किल्स ऑफ द लर्नर। देन इज जो प्रीवियस नॉलेज होता है और द प्रीवियस जो एक्सपीरियंस होता है लर्नर का वो भी यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। ग्रैप्सिंग एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल लर्नर, उसके पास जो कैपेसिटी होती है किसी भी कंसेप्ट को ग्रैप करने के लिए वो भी यहाँ पर कंसिडर की जाती है। देन इज एटीट्यूड ऑफ द लर्नर, उसका जो एटीट्यूड है लर्नर का अबाउट द लर्निंग इन अ जनरल वो भी यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। एंड अ पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग द फंक्शनिंग एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, ये भी यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि ए, सी, डी एंड एफ विल बी इंक्लूडेड हियर।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग। और ये जो क्वेश्चन है वो 2016 में पूछा गया था, जिसके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, सेकेंड ऑप्शन है टीचर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उसके बाद है कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द टीचर, उसके बाद है टीचर्स एबिलिटी टू प्लीज द स्टूडेंट, एंड उसके बाद है टीचर्स पर्सनल कांटेक्ट विद द स्टूडेंट, एंड लास्ट वन इज टीचर कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजैक्शन। और इसके लिए आपको नीचे कोड दिए गए हैं, जिसमें से आपको जो करेक्ट कोड है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि A, C and F will be considered here. Teachers knowledge of the subject. जब किसी टीचर को किसी भी सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी तभी वो इफेक्टिवनेस ला पाएगा अपनी टीचिंग में। उसके बाद है कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द टीचर। अगर मानो किसी भी टीचर की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो वो सेशन जो होगा, वो जो लेक्चर होगा वो इंटरेक्टिव नहीं होगा और अच्छा नहीं होगा। ओके, और teacher competence in a managing and monitoring the classroom transaction, even this will play the important role here in the effective of the teaching, because अगर मानो जो टीचर है वो बहुत ही लाइटली ले रहा है क्लास को, जो तब जो स्टूडेंट होते हैं वो भी उस क्लास को लाइटली ही लेंगे, और जो क्लास में जो नॉइज होगा वो बहुत ही बढ़ेगा, मतलब कि जो क्लास होगी वो नॉइजी बनेगी। तो यहाँ पर जो टीचर को मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग जो क्वालिटी होती है वो भी आनी चाहिए। Next question here is the use of a teaching aid is justified on the ground of। और ये जो क्वेश्चन है वो 2016 में पूछा गया था, जहां पर आपको टीचिंग एड के बारे में पूछा गया था। और इसके लिए आपको ऑप्शंस दिए गए थे। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है अट्रैक्टिंग स्टूडेंट अटेंशन इन द क्लासरूम, उसके बाद है मिनिमाइजिंग द इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम इन द क्लासरूम, थर्ड ऑप्शन है ऑप्टिमाइजिंग द लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट, एंड लास्ट ऑप्शन है इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट इन द लर्निंग टास्क। टीचिंग एड आर अ टूल्स which are used by the teacher to help the learner to learn the concept with the ease and the efficiently. And teaching aid have been existent in our educational system since the ancient time. And the role of a teaching aid in the classroom is to make a learning रियल द प्रैक्टिकल एंड द फन फॉर द चिल्ड्रन। क्योंकि जब भी हम टीचिंग एड को यूज करते हैं स्पेशली फॉर द स्मॉल चिल्ड्रन, देन द क्लास बिकम द मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर एंजॉयबल। द टीचर यूज द टीचिंग एड टू the reinforce of the skill, fact and idea. The teaching aid is also help in bringing the fairness in the classroom. The teaching has the release the learner from the fear and burden. The main purpose of the teaching aid is to optimize the learning outcome of the student. So according to the explanation, जो correct answer होगा वो होगा option number C. The use of a teaching aid is a justify on the ground of optimizing the learning outcome of the student. जो next question है वो है which of the following learner characteristic is a highly related to the effectiveness of the teaching. फिर से यहाँ पर आपको लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा गया है जो कि रिलेटेड होते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग के। और ये जो क्वेश्चन है वो 2018 में पूछा गया था, और इसके लिए आपको ऑप्शंस दिए गए थे। उसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन था वो था द प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, उसके बाद है एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द लर्नर, उसके बाद है पीयर ग्रुप्स ऑफ द लर्नर, और उसके बाद है फैमिली साइज फ्रॉम विच द लर्नर कम्स। The prior experience of the learner is highly related to the effectiveness of the teaching. जो भी एक स्टूडेंट की जो प्रीवियस नॉलेज होती है वो यहाँ पर बहुत ही काम आती है इफेक्टिव टीचिंग में। The experience and the belief which help to reconstruct this experience into the meaningful idea about the teaching that will be more than an overlay experience that may be a washout in the early of learning to the teach. Implication for the teacher education include the need for the promotion of the examination of the prior life experience to the integrated life knowledge with the theory and the practical, and that remove the possible barrier of a development of the solid teaching practice. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा द प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर इज हाईली रिलेटेड टू द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग।
हेवरिस्टिक इज द मेथड इन विच, यहाँ पर आपको हेवरिस्टिक मेथड के बारे में पूछा गया है और इसके लिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है टीचर लीड एन इंक्वायरी, सेकेंड ऑप्शन इज ICT प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, उसके बाद जो ऑप्शन है वो है स्टूडेंट्स स्ट्रीव टू फाइंड आउट सोल्यूशन, एंड लास्ट ऑप्शन है टीचिंग ऑफ अ वैल्यू इन द एम्फसाइज. In a heuristic method, the student be put in the place of an independent discoverer. Thus, no help or a guidance is provided by the teacher in this method. Okay. So here, in this method, the teacher जो होता है वो कुछ भी guidance और कुछ भी help नहीं करता है student को. Okay. And in this method, the teacher set a problem for the student and stand aside while they discover the answer. मतलब कि इस मेथड में जो स्टूडेंट होता है वो मेन रोल प्ले करता है, वो यहाँ पर जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करेगा, डिस्कवर करेगा. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3. द स्टूडेंट्स ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन विल बी द करेक्ट हियर. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो असर्शन एंड रीजन के ऊपर बेस है. इसमें आपको असर्शन दिया गया है ऑल द टीचिंग शुड एम एट एंश्योरिंग द लर्निंग, मतलब कि जो ऑल द टीचिंग होती है, जो टीचिंग होती है वो शुड एम एट द एंश्योरिंग द लर्निंग, और जो उसके लिए रीजन है ऑल द लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम द टीचिंग. और इसके लिए आपको नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है. और ये जो क्वेश्चन है वो 2018 में पूछा गया था. ओके. तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर ये है कि बोथ द ए एंड द आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ए. सेकेंड ऑप्शन इज बोथ द ए एंड द आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए. थर्ड ऑप्शन इज A is the true but R is the false, and the last option is A is the false but R is the true. So here all the teaching should aim at ensuring the learner will be the correct statement here. The teaching is the activity aimed at bringing about a meaningful learning through the method that is morally acceptable. The teaching involves a teacher, a learner, the content in a form of a knowledge, the fact, information, the skill to be communicated, thoughtful purpose on the part of the learner to learn, and finally the method that respects the learner cognitive integrity and freedom of the choice. Okay. So all the learning result from the teaching is not a correct statement here. Now why it is not correct? Then the learning is a particular way of using the distinctive mode for a thinking, relating and creating, and the concept of the student having a particular learning style have a implication for the teaching strategies, and all the learning outcome from the personal characteristic, academic characteristic, social and emotional characteristic and cognitive characteristic, and therefore the assertion will be the correct here but the reason will not be correct here. So the answer here will be option number C, that is A is the true but R is the false.